हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है टॉपर्स टाइम में। हमें टॉपर्स टाइम जमीन से शिखर तक सुपर टीईटी का एग्ज़ाम आपका जुलाई या अगस्त तक आपका होने की पूरी चांसेस हैं। इसीलिए मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप जो इसके सुपर टीईटी के जो भी क्लासेस हैं वो दे दीजिए। देखिए लाइव क्लासेस की तो अभी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हाँ, मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सुपर टीईटी में फंसे रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको मैं लेके लाता रहूँगा विद थ्योरी के साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों अगर आपको लगे कि वाकई में ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं तो ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको 5 बजे ये वीडियो मिला करेगी। आज थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 40 नंबर आपके इससे पक्के होंगे। 40 में से देखिए पूरे की गारंटी तो मैं कभी नहीं लेता, लेकिन हाँ 35 नंबर आपके इसमें से मैं पक्के करा दूंगा, जिसमें 10 नंबर आपके साइंस के होंगे और 30 नंबर आपके होंगे जीके, जीएस एंड करंट अफेयर के। ठीक है, साइंस एंड जीके आपका टॉपिक है। 5 बजे डेली आपकी क्लासेस होगी। मेरा नाम है अमन और आज करते हैं स्टार्ट आपका जीके, जीएस एंड साइंस का सेशन। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहले क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए ये आपके सीडीपी का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने हैं और अच्छा कंटेंट देना है। वह कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए प्रोटीन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका विटामिन है, तीसरा ऑप्शन आपका बसा है, बसा यानी फैट, और चौथा ऑप्शन आपका दूध है। आप कमेंट में बता सकते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए विटामिन आपका इसका आंसर नहीं होगा, ना ही आपका फैट इसका आंसर होगा और ना ही आपका दूध इसका आंसर होगा। इसका आंसर है प्रोटीन। अब इसकी समरी देखते हैं प्रोटीन क्यों होगा। देखिए ये एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, ये आप जानते हैं। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसकी जो रचना है वो 20 अमीनो एसिड्स के संयोग से बनती है, मतलब 20 अमीनो जो एसिड्स होते हैं उसके संयोग से बनती है। ठीक है, ये पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी बच्चे के शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसे प्रोटीन वाले चीज़ें खिलाइए, कॉम्प्लेन पिलाइए या बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो पिलाइए। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि शरीर में इसकी मात्रा भी 14% ही होती है। ठीक है, कोई आपसे नया क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन की मात्रा शरीर में कितनी होती है तो आप कहेंगे 14% होती है। ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास में सबसे आवश्यक है प्रोटीन। ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं भाइयों। एंजाइम्स क्या होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑप्शन है आपका सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं या फफूंदी होते हैं। आप बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं। देखिए एंजाइम्स होते हैं आपके प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, ना कि अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ है एंजाइम। और एंजाइम की खोज जो सर्वप्रथम की थी वो जर्मन वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक ने की थी। आप पे नाम भी आ जाएगा। तो इनका जो नाम है वो कुहने है, कुहने। ठीक है, कोई पूछ ले इसकी एंजाइम की खोज किसने की तो कुहने ने एंजाइम की खोज की। ठीक है, आपको मैं सीधे बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं, एंजाइम की खोज कुहने ने की। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन दोस्तों पक्के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पित्त का स्रोत क्या है। आप लोग बोलते हैं ना पित्रस जमा हो गया, पित्रस हो गया। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि ये जो पित्त का स्रोत क्या है, मतलब पित्त कहाँ जमा होता है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पित्त होता है पित्ताशय में जमा, और ऑप्शन को क्लिक मार के भाग आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पित्तरस कभी पित्ताशय में नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है आपका यकृत और तीसरा ऑप्शन है आपका पित्तवाहिनी। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है कौन सा है, अग्नाशय। तो आप बताइए क्या आपका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो यकृत होगा। जो पित्रस होता है वो यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है पित्रस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये पित्रस कहाँ होता है तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि जो पित्रस होता है वो आपका यकृत में होता है, ना कि पित्ताशय में। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, ये हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है और इसका जो पीएच होता है ना बच्चों, इसका जो पीएच स्केल पे इसका जो मान होता है वो 7.6 से लेके 8.6 तक होता है। ठीक है, 7.6 से लेके 8.6 होता है पित्तरस का। ठीक है, इसमें लगभग होता है 92% जल होता है और 6% इसमें पित्ताम्ल होता है। ठीक,
ये आपको समझ में आ गया होगा कितना इसका पीएच होता है। और जो पित्रस होता है वो यकृत में होता है। यकृत जिसको हम जिगर भी कहते हैं। लोग कहते नहीं है कि जिगरे में दम है तो आ जाओ। बहुत से लोग सोचते हैं जिगरे को दिल कहते हैं, लेकिन जिगरा दिल नहीं होता बच्चों। आज बहुत सारे बच्चों को पता चलेगा जिगरा होता है यकृत। ठीक है, आप लोग चाहे चेक कर सकते हैं कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से रेशेदार प्रोटीन कौन सा है। बताइए आप कौन सा है रेशेदार प्रोटीन। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी है क्रिएटिन, या ऑप्शन डी है एंजाइम। बताइए आप कौन सा है इसमें रेशेदार प्रोटीन। देखिए इसमें रेशेदार प्रोटीन है आपका क्रेटीन। ठीक है, क्रेटीन आपका रेशेदार प्रोटीन, ना ही हीमोग्लोबिन होगा, ये रक्त के अंदर पाया जाता है ऑक्सीजन को आने ले जाने के लिए, ना ही एल्यूमिनियम होगा, ना ही एंजाइम होगा। एंजाइम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि एक नॉर्मल प्रोटीन होता है एंजाइम, ना कि रेशेदार प्रोटीन। और ये मुख्यतः पता है कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये मुख्यतः किसके चीज़ों किसका ये ऊतक होता है? ये होता है आपका सींग का होता है। जो गाय भैंसों में सींग होते हैं ना, ये नाखून होते हैं, अपने लोगों के नाखूनों में पाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नाखून, सींग और इसमें ये कौन सा ऊतक, किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, तो ये आप क्रेटीन लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये क्रेटीन में पाया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मुख से निकली जो लार होती है वो पाचन करती है। मुख से निकली जो लार होती है वो किसका पाचन करती है? ठीक है, किसके पाचन में सहायक होती है? तो बताइए किसके पाचन में सहायक होती है जो मुख से निकली लार होती है? प्रोटीन का तो करती नहीं है बच्चों। ठीक है, प्रोटीन का पाचन नहीं करती है। वसा का पाचन बिल्कुल नहीं करती है। विटामिनों का पाचन ये भी नहीं करती है। मंड स्टार्च का पाचन करती है। जैसे मुंह जो होता है ना, मुंह में जो लार होती है जिसको सिलाइबा कहते हैं, इसको बेटा स्टार्च बोलते हैं। मंड जो लार के साथ आपका भोजन जो टूटता है ना कड़ों में, तो उसको स्टार्च कहते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से उस भोजन को निगला जा सके। ठीक, तो जो गीला गीला पार्ट होता है वो मंड स्टार्च होता है, और ये उसका लार उसका पाचन करती है। लार उसमें एंजाइम का काम करती है एक प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन। ठीक है, यही गाजर के भी में भी होता है। ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो आप बताइए इसमें क्या होगा। तो जो गाय के रंग का जो पीलापन होता है बेटा, वो कैरोटीन के कारण होता है। जो गाय का रंग जो पीला होता है ना बच्चों, वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन उसमें उपस्थित होता है, इसीलिए गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है। खासकर गाय का घी भी पीला होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि गाय का जो दूध होता है वो किसके कारण पीला होता है, तो आप कहेंगे कैरोटीन के कारण पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपरों में आया है। निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देखिए यकृत को तो नहीं कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आप जानते हैं यकृत से आपका पित्रस निकलता है। प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय। मस्तिष्क का आरबीसी से कोई मतलब नहीं है बच्चों। हृदय का भी कोई मतलब नहीं है आरबीसी से। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसका जो जीवन काल होता है बच्चों वो 100 से लगभग 120 दिनों के आसपास होता है इनका जीवन काल। तो ये प्लीहा इसका आंसर हो जाएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, तो प्लीहा बोल देना कि प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोल देते हैं प्लीहा को। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? कोई अगर आपसे पूछ ले कि सबसे मीठी जो शक्कर होती है वो कौन सी है, शक्कर का कौन सा रूप सबसे मीठा है, आप लोग बोल देंगे ग्लूकोज होता है या क्या होता है। ग्लूकोज ही हम लोगों को पता है। तो उसमें जो ऑप्शन है वो है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। ये सारे ग्लूकोज के ही रूप हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो बेटा होती है फ्रक्टोज। ठीक है, ये क्यों होती है? जो फ्रक्टोज होती है वो फलों में पाई जाती है। ये मोनोसैकेराइड शर्करा है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड शर्करा है और ये फलों में पाई जाती है। आप जानते हैं फलों में जो मीठापन होता है वो चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, इसीलिए ये फ्रक्टोज होती है जो होती है सबसे मीठी शर्करा। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है बच्चों? बताओ कौन सी होती है सबसे मीठी शर्करा? सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज अगर आपसे आ जाएगी सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, तो आप आंसर लगाएंगे फ्रक्टोज होती है सबसे मीठी शर्करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जो जीएस का है। हर्षचरित के लेखक कौन है? अब बताइए आप हर्षचरित के लेखक कौन है? देखिए हर्षचरित के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। ठीक है, सॉरी, हर्षचरित के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है? अमर सिंह, कालिदास या हरिकेश। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बाणभट्ट। अब बाणभट्ट क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो थे ना जी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, मतलब दरबार में कवि थे बाणभट्ट हर्षवर्धन के। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नाम की दो रचनाएं की, मतलब कादंबरी भी इन्होंने रचना की, ठीक है, कादंबरी, राइटिंग थोड़ी ऐसी खराब ही है, कादंबरी और हर्षचरित इनकी रचना की, ठीक। हर्षचरित हर्ष के जो जीवन पर थे, जो सारी चीज़ें थी उसमें हर्षचरित में वो सारी चीज़ें बाणभट्ट जी ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपकी 13वीं शताब्दी में, जो 13वीं शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीटीज में आया हुआ है। 13वीं शताब्दी के राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? देखिए पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल, दूसरा महपाल, तीसरा राज्यपाल, ये राज्यपाल होगा बच्चों, ठीक है, चौथा है तेजपाल। आप बताइए क्या होगा इसमें? जो दिलवाड़ा जो मंदिर था ना, वो गुजरात के बघेल वंशीय शासक, ठीक है, बघेल वंशीय शासक भी कहा जाता है, तेजपाल ने बनवाया था, ठीक है, तेजपाल ने बनाया था, इसको बनाया था, ठीक है। तो ये तेजपाल द्वारा बनाया गया था दिलवाड़ा मंदिर। आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए किसने ये बनवाया था, तो ये बनवाया था किसने? तेजपाल ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके। ह्वेनसांग, जो ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में के दौरान भारत आया था? आप बताइए किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था, ठीक है। ह्वेनसांग आया था, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के दौर में तो नहीं आता है, उसके आसपास की बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में भी नहीं आया था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था ना, वो 630 से 643 ईसा पूर्व के बीच में आया था, 630 से 643 ईसा पूर्व में आया था ह्वेनसांग हर्षवर्धन के में, मतलब भारत आया था, ठीक है। उसकी जो भी ये सारी चीज़ें उसकी ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है, जो भी कि वो भारत आया था, भारत में उसने क्या किया, ठीक है। वो कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष भी ह्वेनसांग को बनाया गया, जो कन्नौज की धर्मसभा हुई थी उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक है। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? बंगाल में, बिहार में, या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में? आप बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा ना तो बंगाल में स्थित है, ना ही उड़ीसा में, ना ही उत्तर प्रदेश में, ये आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। जो नालंदा आपका विश्वविद्यालय है वो आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। और बिहार में वर्तमान में बिहार में स्थित है, ठीक है, नालंदा। आपसे कोई पूछ रहे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप बोलेंगे बिहार में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन से हैं? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता सबसे पहले मैं बता दूं कि जो गीत काव्य है, गीत गोविंद है गीत काव्य, जिसमें 12 सर्ग हैं, ठीक है। सर्ग गीतों से संबंधित है, गीत गोविंद में गीत लिखे हुए हैं जिसमें टोटल 12 सर्ग हैं, ठीक है। सर्ग बोलते हैं जो पैराग्राफ होते हैं, उसमें गीत लिखे हुए हैं। तो इसके जो रचयिता है ना बेटा, इसके रचयिता जयदेव हैं, ठीक है। इसके रचयिता हैं जयदेव। विष्णु शर्मा तो पंचतंत्र के हैं, और वेद व्यास जी आपके महाभारत के हैं, ठीक है। विद्यापति होंगे नहीं इसके, और ये तो वो थे, और जयदेव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं बच्चों, उनको देख लो, ठीक है। शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है। आपको डेली ये प्रैक्टिस सेशन 5 बजे मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो था वो किसे प्रदान किया गया था? मतलब प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? बताइए, आपको टाइम देते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे था, वो किसे कहा गया था? ये जो आपका जो फायान को कहा गया था, मेगस्थनीज को कहा गया था, हर्षवर्धन को कहा गया था, ह्वेनसांग को कहा गया था। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया था ह्वेनसांग को, ठीक है। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 से 643 ईसा पूर्व में भारत आए थे, ठीक है। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया था। इसको आप लिख भी सकते हैं कॉपी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध सिकंदर तथा पोरस के बीच लड़ा गया था, अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज के चौहान के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन मैं कमेंट के लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। और आप लोगों को अगर सुपर टीटी और लेखपाल वगैरह की तैयारी करनी है तो आपको स्टार्टिंग में बैचेस वगैरह दिख गए होंगे, आप लोग उनमें उनकी जो वीडियोस आपको मिलेंगी आप लोग देख लीजिए। रात को 9 बजे आपको लेखपाल की वीडियो मिला करेगी, ठीक है, जो कांस्टेबल और लेखपाल दोनों में सहायक होगी, और 5 बजे आपको मिला करेगी सुपर टीटी की वीडियो, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को